वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। इस हिसाब से तो उनका मान सम्मान भी एक राजा की तरह होना चाहिए। लेकिन कानून की किताब में उन्हें हिस्ट्री शीटर, टेररिस्ट और न जाने क्या क्या लिखा गया। आखिर ये उनकी पर्सनैलिटी का कौन सा पहलू था जिसने उन्हें इस तरह के नाम दिए? ये एक राजनीतिक साजिश थी या फिर व्यक्ति का चाल चलन ही कुछ ऐसा था? अक्सर इस तरह के तमाम सवाल उस व्यक्ति को लेकर उठाए जाते हैं जिस व्यक्ति को आप और हम राजा भैया के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा क्षेत्र के रहने वाले राजा भैया भदरी राज घराने से संबंध रखते हैं। राजा भैया का पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन लोग उन्हें तूफान सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो जानेंगे सवालों से घिरे राजा भैया के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। राजा भैया की कहानी को समझने के पहले थोड़ा सा उनके परिवार की ऐतिहासिक जानकारी ले ली जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा भैया के दादाजी बजरंग बहादुर सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के फाउंडर वाइस चांसलर रहने के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे। बजरंग प्रताप सिंह ने उदय प्रताप सिंह को गोद लिया। इसके बाद इस खानदान में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का जन्म होता है। रघुराज प्रताप सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से हुई और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास और मिलिट्री साइंस दोनों विषयों में उन्होंने डिग्री हासिल की। उस दौर में भी रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह का नाम पुलिस फाइल में हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज था। इतना ही नहीं, कुछ गिरोहों के सरगना के तौर पर भी उन्हें जाना जाता था और आगे चलकर के राजा भैया का नाम भी इसी सिलसिले में पुलिस फाइल में दर्ज हुआ। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वो घुड़सवारी और तीरंदाजी के शौकीन है और साथ ही वहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि वो साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक चला लेते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बाकायदा पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सैकड़ों एकड़ की जमीन के मालिक और भदरी रियासत के वारिस राजा भैया कई 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी हैं। साल 1993 में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 25 साल की उम्र में राजा भैया ने विधायकी का चुनाव लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव को जीत लिया। तब से लेकर अब तक लगातार राजा भैया उस सीट से विधायक के तौर पर चुने जाते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के राजा भैया का रसूख कुछ ऐसा है कि भले ही वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुने जाते हैं, मगर हर पार्टी जब अपनी सरकार बनाती है तो उन्हें सरकार में जरूर लेती है। राजा भैया का रसूख कुछ ऐसा है कि कोई भी चुनाव में उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही नहीं करता। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये राजा भैया का डर है या फिर उनका सम्मान? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र के खासतौर से कुंडा इलाके में आप किसी भी आम व्यक्ति से बात करो, राजा भैया के खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। ये राजा भैया का डर है या फिर उनका सम्मान, ये कहा नहीं जा सकता। पर इतना तो तय है कि राजा भैया का भौकाल जबरदस्त है। इतना ही नहीं, राजा भैया के बारे में ये बात भी कही जाती है कि वहाँ पर वो खुद ही कोर्ट है, खुद ही वकील और खुद ही पुलिस का काम करते हैं। वहाँ के लोगों के बीच जब भी कोई विवाद होता है तो वो अपने मामले को कोर्ट में जाकर निपटाने की बजाय राजा भैया के पास जाकर मामला खत्म करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। वैसे भी लोगों का सोचना यह है कि कोर्ट कचहरी के 10-15 साल चक्कर लगाने से बेहतर है कि राजा भैया के पास जाओ और वहाँ मामला सुलझ जाता है। अब किसी की भी हिम्मत नहीं है कि राजा भैया के फैसले के खिलाफ किसी और कोर्ट में अपील करे, क्योंकि उनके ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं। लेकिन राजा भैया के साथ क्राइम का जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो चुनाव के दौर की देन है। चुनाव का मौसम था। उस समय कुंडा में 2 गुटों में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में 3 लड़कियों के साथ रेप, 20 से 25 घर जला दिए गए। हैरानी तो इस बात की है कि जलते हुए घरों को लोग देखते तो रहे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन घरों पर पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की जाए। इस मामले में राजा भैया का नाम आया। इसी इंसिडेंट के दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राजा भैया को कुंडा का गुंडा कहा। उन्होंने कहा कि मैं कुंडा के गुंडा को देख लूंगा। राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन वो भी हार गया। आगे चलकर इसी कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया। साल 2002 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनती है। तब राजा भैया के जरूर बुरे दिन आ गए थे। एक समारोह के दौरान राजा भैया ने मायावती के लिए कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसका वो बुरा मान गई।
इसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने राजा भैया के ऊपर वो तमाम कानूनी दांव पेच अपनाए जिसके जरिए वो उन्हें उम्र भर जेल में रख सकती थी। उनके ऊपर आतंकवादी निरोधी कानून पोटा के तहत कार्रवाई की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, उनके पास से AK-56 राइफल भी बरामद की गई और राजा भैया को उनके पिता के साथ जेल में भी रखा गया। इसके साथ ही एक बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया पर यह आरोप लगाया कि राजा भैया ने किडनैप करने की कोशिश की है। इस मामले में भी राजा भैया को गिरफ्तार किया गया। राजा भैया के मगरमच्छ वाले तालाब के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। कहते हैं कि राजा भैया ने इस तालाब में खतरनाक मगरमच्छ पाल रखे हैं और वो अपने दुश्मनों को इसी तालाब में फेंक देते हैं और इस तरह से उनके दुश्मनों को मगरमच्छ अपना भोजन बना लेते हैं। हालांकि इन किस्सों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। मायावती सरकार ने जब राजा भैया पर कार्रवाई की तो इस दौरान इस तालाब पर भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी में एक नर कंकाल निकलकर सामने आया। इस बारे में जब जांच की गई तो ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये नर कंकाल इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्रा का है। संतोष मिश्रा के बारे में बताया जाता है कि एक बार उनका स्कूटर राजा भैया की गाड़ी से हल्का सा टच हो गया था। इसके बाद राजा भैया के लोगों ने संतोष मिश्रा की पिटाई की और फिर उसे तालाब में फेंकवा दिया। कहते हैं कि एक बार जब लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए वो आए तो उनका भी पहला यही सवाल था कि आपके तालाब में मगरमच्छ है क्या? मीडिया ने भी जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो राजा भैया ने यही कहा कि इस तालाब में अगर मगरमच्छ होते तो वो उनकी मछलियों को खा जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा भैया के साथ उत्तर प्रदेश में आने वाली नई सरकार ने काफी अच्छा व्यवहार किया। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने राजा भैया के ऊपर लगे तमाम केस हटा लिए, साथ ही उन पर लगा पोटा कानून भी हटा लिया गया। एक बार फिर वो यूपी सरकार में मिनिस्टर बन गए। साल 2017 में राजा भैया ने जो हलफनामा दिया उसके हिसाब से उनके ऊपर फिलहाल एक ही मामला है, बाकी सब मामले खत्म हो चुके हैं। कुंडा में राजा भैया की हवेली के बारे में ये बात बताई जाती है कि हवेली के एरिया से लेकर मेन गेट तक कोई भी कार वहां स्टार्ट नहीं होती, बल्कि उस कार को हवेली से लेकर मेन गेट तक खींच कर लाया जाता है और फिर गेट के बाहर ही उस कार को स्टार्ट किया जाता है। इसके पीछे ये बात कही जाती है कि उनके पिता एनवायरमेंट लवर है, वो नहीं चाहते कि हवेली के भीतर कार प्रदूषण फैलाया जाए। उत्तर प्रदेश में एक मामले में राजा भैया का नाम सामने आया। इस मामले के पीछे की सच्चाई ये थी कि उसी क्षेत्र में नन्हे यादव ने बबलू पांडे से जमीन खरीदी, लेकिन उस जमीन पर कामता नाम के व्यक्ति ने दावा किया। ये तीनों ही राजा भैया के काफी करीबी थे। इस मामले में राजा भैया का ड्राइवर गुड्डू सिंह भी इन्वॉल्व हो गया। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर गुड्डू सिंह नन्हे से पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन नन्हे यादव की हत्या हो जाती है, साथ ही उसके भाई की लाश भी प्राप्त होती है। इस मामले में नन्हे के परिवार वाले नाम लेकर पुलिस से शिकायत करते हैं, पर जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक भीड़ को रोकने के लिए डिप्टी SP जियाउल हक गांव जाते हैं, मगर मामला बिगड़ जाता है। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है और भीड़ का गुस्सा पुलिस पर टूट पड़ता है। इसी गुस्से की भेंट चढ़ जाते हैं जिया उल हक। लोगों ने घेर कर बुरी तरह से पीटा उन्हें और फिर कहा जाता है कि उनकी ही सर्विस रिवॉल्वर से उन पर नजदीक से उन पर 3 गोलियां दागी गई। जिया उल हक की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब हो जाती है। इस मामले में उनकी पत्नी FIR दर्ज कराती है तो राजा भैया के ड्राइवर गुड्डू सिंह का नाम आता है। ये मामला मीडिया में उछलता है और सरकार पर दबाव बनता है। राजा भैया उस समय तत्कालीन जेल मिनिस्टर थे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आगे चलकर इस मामले की जांच CBI ने की, पर CBI ने भी राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। तो ये थी राजा भैया की पूरी कहानी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।